गुड मॉर्निंग बच्चों। उम्मीद है आप लोग जो है पूर्ण रूप से स्वस्थ होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे यूनिट 13 न्यूक्लियस एंड एनर्जी, नाभिक व ऊर्जा। तो नाभिक व ऊर्जा, इससे पहले हमने पढ़ा था एटॉमिक स्ट्रक्चर। आज हम पढ़ रहे हैं नाभिक और ऊर्जा, न्यूक्लियस एंड एनर्जी। तो आइंस्टीन की जो द्रव्यमान क्षति समीकरण है वो होती है E इक्वल टू डेल्टा एम सी स्क्वायर। इसके अंदर डेल्टा एम क्या है? लुप्त द्रव्यमान या द्रव्यमान क्षति, और सी है प्रकाश का वेग। बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। इस इक्वेशन का मतलब यह है कि अगर डेल्टा एम द्रव्यमान डिसअपियर हो जाए तो उसके स्थान पे हमें इतनी एनर्जी मिलती है, E बराबर डेल्टा एम सी स्क्वायर। ए लार्ज एनर्जी, ए लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, है ना। तो जब हम इसको न्यूमेरिकल करेंगे तो हम देखेंगे कितना द्रव्यमान डिसअपियर होने पे, कितना थोड़ा सा द्रव्यमान डिसअपियर होने पे हमें कितनी बड़ी एनर्जी मिलती है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है ये। तो इसी से हम इस चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं। आइंस्टीन की द्रव्यमान क्षति संबंधी समीकरण E इक्वल टू डेल्टा एम सी स्क्वायर। डेल्टा एम है इसमें लुप्त द्रव्यमान या द्रव्यमान क्षति। अब ये क्या होता है लुप्त द्रव्यमान या द्रव्यमान क्षति? ओके, तो जब किसी नाभिक का निर्माण किया जाता है, नाभिक के अंदर क्या होते हैं? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। तो जब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन मिलकर किसी नाभिक का निर्माण करते हैं तो इस जटिल प्रक्रिया के अंदर जो है उनका कुछ द्रव्यमान लुप्त हो जाता है। यानी नाभिक के अंदर क्या है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो कायदे से नाभिक का जो द्रव्यमान है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर होना चाहिए। लेकिन होता क्या है, नाभिक का जो द्रव्यमान है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कुल द्रव्यमान से कम होता है। इसका मतलब ये है कि जब नाभिक का निर्माण होता है तो उस प्रक्रिया के अंदर जो है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का कुछ द्रव्यमान डिसअपियर हो जाता है ना। तो उसको हम बोलते हैं द्रव्यमान क्षति। जब प्रोटॉन व न्यूट्रॉन मिलकर किसी नाभिक का निर्माण करते हैं तो उनका कुछ द्रव्यमान लुप्त हो जाता है। इसे द्रव्यमान क्षति कहते हैं। न्यूट्रॉन जमा प्रोटॉन का कुल द्रव्यमान माइनस नाभिक का द्रव्यमान, ठीक है ना। तो द्रव्यमान क्षति का मतलब है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का कुल द्रव्यमान माइनस नाभिक का द्रव्यमान। यानी नाभिक का जो द्रव्यमान है वो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के कुल द्रव्यमान से कम होता है। तो इसको हम बोलते हैं द्रव्यमान क्षति। तो ये इंपॉर्टेंट है। ओके, अब एक होता है बंधन ऊर्जा। बंधन ऊर्जा, बंधन ऊर्जा क्या होता है कि अगर कोई नाभिक है
और उसको प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में वापस तोड़ा जाए तो उसको लुप्त द्रव्यमान के बराबर ऊर्जा देनी पड़ती है। यानी जितना द्रव्यमान लुप्त हो गया था उसके बराबर एनर्जी हमारे को उसको वापस करनी पड़ेगी, तो उसको बोलते हैं बंधन ऊर्जा। जब नाभिक को प्रोटॉन व न्यूट्रॉन में वापस तोड़ा जाता है तो उसे लुप्त द्रव्यमान के बराबर तो अगर कोई नाभिक है और उसको प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में वापस तोड़ा जाता है तो उसे लुप्त द्रव्यमान के बराबर ऊर्जा देनी पड़ती है। इसको बोलते हैं हम नाभिकीय बंधन ऊर्जा। इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, एग्जाम में आती है ये। बंधन ऊर्जा से आप क्या समझते हैं, पता होना चाहिए आपको। वन एएमयू, एएमयू का मतलब है एटॉमिक मास यूनिट, है ना। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए वन एएमयू का क्या मतलब है। तो एएमयू का मतलब है एटॉमिक मास यूनिट, है ना। या इसको जो है वन यू भी लिखते हैं, वन यू, वन यूनिट। हिंदी में बोलेंगे इसको परमाणु द्रव्यमान मात्रक, परमाणु द्रव्यमान मात्रक। तो 1 एएमयू बड़ा होता है 1.66 10 की घात -27 किलोग्राम बराबर 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 1 एएमयू जो है 1 एएमयू बड़ा होता है 1.66 गुणा 10 की घात -27 किलोग्राम बराबर 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतना होता है 1 एएमयू की वैल्यू, है ना। क्या होता है 1 एएमयू? कार्बन परमाणु के द्रव्यमान के 12वें भाग को 1 एएमयू कहते हैं। कार्बन परमाणु के द्रव्यमान के 12वें भाग को वन एएमयू कहते हैं। यानी कार्बन परमाणु का जो द्रव्यमान है उसके 12वें भाग को हम क्या बोलते हैं, 1 एएमयू। कार्बन परमाणु का द्रव्यमान बटे 12। अब कार्बन परमाणु का द्रव्यमान कितना है, कितना होता है? तो कार्बन परमाणु का द्रव्यमान निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए 1 मोल। 1 मोल का क्या मतलब होता है? तो 1 मोल का मतलब होता है कि किसी भी
परमाणु का जो द्रव्यमान होता है उतना पदार्थ ग्राम में। किसी परमाणु या अणु का द्रव्यमान ग्राम में, है ना। कोई भी परमाणु का द्रव्यमान है या अणु का द्रव्यमान है, उतना पदार्थ तुम्हें ग्राम में लेना है, तो उसको 1 मोल बोलते हैं। जैसे हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन के अणु का द्रव्यमान होता है 2 ग्राम। 2 ग्राम। ऑक्सीजन है 32 ग्राम। नाइट्रोजन है 28 ग्राम। कॉपर का परमाणु है, कॉपर के परमाणु का होता है 63.5 ग्राम। तो ये सब क्या होगा, 1 मोल। यानी 2 ग्राम हाइड्रोजन ले लो, 32 ग्राम ऑक्सीजन ले लो, 28 ग्राम नाइट्रोजन ले लो, 63.5 ग्राम कॉपर ले लो, तो ये सब क्या है, 1 मोल। और 1 मोल कोई भी पदार्थ होता है, उसके अंदर परमाणुओं की संख्या या अणुओं की संख्या होती है एवोगैड्रो संख्या के बराबर। 6.02 इंटू 10⁻23 परमाणु या अणु इतने होते हैं। यानी 2 ग्राम हाइड्रोजन के अंदर इतने परमाणु हैं, तो 6.02 10⁻23 परमाणु का द्रव्यमान हो गया 2 ग्राम। तो एक परमाणु का द्रव्यमान हो गया 2/6.02 इंटू 10⁻23। ऐसे ही मान लिया हमें ऑक्सीजन के परमाणु का द्रव्यमान निकालना है, अणु का द्रव्यमान निकालना है, तो 6.02 इंटू 10⁻23 परमाणु का द्रव्यमान, अणु का द्रव्यमान होता है 32 ग्राम, है ना। तो एक अणु का द्रव्यमान हो गया 32 ग्राम बटे 6.02 इंटू 10⁻23। ठीक है, तो ऐसे निकालते हैं। तो अगर तुम परमाणु का द्रव्यमान ले रहे हो तो उसमें परमाणुओं की संख्या निकालेंगे, और अणु का द्रव्यमान ले रहे हो तो अणुओं की संख्या निकालेंगे। अब जैसे कॉपर है 6C12, तो इसका 12 ग्राम, तो 12 ग्राम जो है 1 मोल हो गया। और इसके अंदर 6C परमाणु के अंदर कितने परमाणु हो गए, 6.02 10⁻23, है ना। तो एक परमाणु का द्रव्यमान हो गया 12 ग्राम। 12 ग्राम कार्बन के अंदर अणु की संख्या है 6.02 10⁻23। समझ में आया। तो ये इंपॉर्टेंट है, मालूम होना चाहिए आपको। इसको डिवाइड करेंगे 1.66 गुणा 10⁻⁻24 ग्राम, और किलोग्राम में ये हो गया 1.66 10⁻⁻27 किलोग्राम। तो 1 AMU किलोग्राम में इतना हो गया। अब इसको एनर्जी में कन्वर्ट करिए। तो ये हो गया 1.66 10⁻⁻27 इंटू 9 गुणा 10⁻16 जूल, है ना। अब जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलने के लिए इसको डिवाइड करेंगे 1.6 10⁻⁻19 से डिवाइड करेंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदल गया। ठीक है। 1 जूल बराबर होता है 1
इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19 जूल। तो जूल बराबर हो गया इलेक्ट्रॉन वोल्ट बटे 1.6 इंटू 10 की घात माइनस 19, यानी जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है तो इतना से डिवाइड होता है ना। तो इसको डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट कम 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इतना आ जाएगा। तो 1 AMU की वैल्यू किलोग्राम में इतनी होती है और मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इतनी होती है 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, तो ये वैल्यू निकालने के लिए 1 मोल का कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए। तो 1 मोल का मतलब होता है कि किसी भी अणु का द्रव्यमान या परमाणु का जो द्रव्यमान होता है उतना पदार्थ अगर हम ग्राम में ले लें तो 1 मोल होता है। और 1 मोल किसी भी पदार्थ के अंदर जो परमाणु या अणु होते हैं वो होते हैं एवोगैड्रो संख्या के बराबर 6.02 10 की घात 23, है ना। ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, ठीक है। गॉट इट। नाभिक के विखंडन, न्यूक्लियर फ्यूजन। तो नाभिक के विखंडन क्या होता है कि जब कोई भारी नाभिक दो या दो से अधिक हल्के नाभिकों में टूटता है तो इस जटिल प्रक्रिया को हम बोलते हैं नाभिक के विखंडन। फिर सुनिए एक बार, जब कोई भारी नाभिक दो या दो से अधिक हल्के नाभिकों में टूटता है तो इस जटिल प्रक्रिया को हम नाभिक के विखंडन कहते हैं, है ना। तो एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि नाभिक के विखंडन से आप क्या समझते हैं, तो पता होना चाहिए आपको। और उसका एग्जाम्पल यूरेनियम 235 92, इसके ऊपर जब एक न्यूट्रॉन कण स्ट्राइक करता है तो ये बनता है यूरेनियम 236 92। अस्थायी होता है, ये अनस्टेबल। कुछ देर के बाद ये टूटता है बेरिलियम में और क्रिप्टॉन में 144 56 89 36, 3 न्यूट्रॉन कण मिलते हैं और ऊर्जा मिलती है, लॉर्ड ऑफ एनर्जी, है ना। आजकल इस एनर्जी का हम इस्तेमाल करते हैं बिजली बनाने में, ठीक है। यह परमाणु बम है। परमाणु बम भी जो है वो नाभिक के विखंडन की क्रिया के ऊपर आधारित होता है। तो यूरेनियम 235 92 के ऊपर जब एक न्यूट्रॉन कण स्ट्राइक करता है तो यूरेनियम 236 92 बनता है जो अनस्टेबल होता है। कुछ समय के बाद वो बेरिलियम और क्रिप्टॉन में टूटता है, 3 न्यूट्रॉन कण बनते हैं और ऊर्जा मिलती है। तो ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ऐसे ही नाभिकीय संलयन, नाभिकीय संलयन। तो नाभिकीय संलयन के अंदर क्या होता है कि दो हल्के नाभिक मिलकर एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं। तो इस जटिल प्रक्रिया को हम नाभिकीय संलयन कहते हैं। फिर सुनिए एक बार कि अगर दो हल्के नाभिक मिलकर किसी भारी नाभिक का निर्माण करते हैं तो इस जटिल प्रक्रिया को हम बोलते हैं नाभिकीय संलयन। इसका एग्जाम्पल है 1s2 1s2 ड्यूटेरियम। ये बनता है 1s3
1H1, ठीक है, ये ट्राइटियम में कन्वर्ट होता है, ट्राइटियम। अब ये जो 1S3 है ट्राइटियम, ये स्ट्राइक करता है ड्यूटेरियम के साथ, और हमें मिलता है 2He4 0N1 और एनर्जी मिलती है, लॉट ऑफ एनर्जी, है ना, यहां से ज्यादा एनर्जी मिलती है नाभिक के संलयन के अंदर। तो ये ड्यूटेरियम के दो नाभिक मिलके जो है ट्राइटियम बनाते हैं, और ट्राइटियम का नाभिक जो है ड्यूटेरियम के साथ मिलकर हीलियम नाभिक बनाता है, न्यूट्रॉन कण बनाता है और ऊर्जा बनाता है ना। तो ये जो है सूर्य पर होने वाली, सूर्य पर होने वाली नाभिकीय संलयन क्रिया। एग्जाम में सवाल आ जाता है कि सूर्य पर होने वाली नाभिकीय संलयन क्रिया को समझाओ, है ना। तो उसके अंदर ये इक्वेशन होती है, इस तरीके से ये रिएक्ट होता है। नाभिकीय विखंडन के ऊपर जो परमाणु बम है वो नाभिकीय विखंडन की क्रिया के ऊपर काम करता है, बहुत ज्यादा एनर्जी मिलती है ना। और नाभिकीय संलयन की क्रिया के ऊपर अभी जो बम है उसको हाइड्रोजन बम बोलते हैं। तो हाइड्रोजन बम के अंदर जो है नाभिकीय संलयन की क्रिया होती है। तो यहाँ पे हमारे को बहुत अधिक एनर्जी मिलती है नाभिकीय विखंडन के अंदर भी और नाभिकीय संलयन के अंदर, ठीक है। तो सूर्य से जितनी भी हमें ऊर्जा मिलती है वो नाभिकीय संलयन से मिलती है। तो दोनों इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, मालूम होना चाहिए आपको। नाभिकीय बलों की विशेषताएं। नंबर 1, नाभिकीय बल अति तीव्र होते हैं, यानी स्ट्रॉन्ग फोर्स है। नाभिक के अंदर जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। तो नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक साथ कैसे रहते हैं, है ना। वैसे तो क्या होता है, प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में प्रतिकर्षण बल होता है, लेकिन नाभिक के अंदर जितने भी कण हैं उन सभी कणों के बीच में आकर्षण बल होता है, तीव्र आकर्षण बल। तो एक तो नाभिकीय बल जो है अति तीव्र होता है, वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स। नाभिकीय बल सदैव आकर्षणात्मक, नाभिकीय बल सदैव आकर्षणात्मक होते हैं। नाभिकीय बल शॉर्ट रेंज, नाभिकीय बल जो होते हैं वो शॉर्ट रेंज होते हैं। शॉर्ट रेंज का मतलब ये नाभिक के अंदर ही फोर्स होती है ये, है ना। नाभिक की जो रेडियाई होती है बहुत कम होती है? तो नाभिकीय बल जो है शॉर्ट रेंज होते हैं, यानी बहुत अति लघु दूरी के लिए जो है ये काम करते हैं। नाभिक से बाहर आ जाएंगे तो प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में प्रतिकर्षण बल लगेगा, नाभिक के अंदर प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में आकर्षण बल होता है। नाभिकीय बल कणों की प्रकृति पर
निर्भर नहीं करता, है ना। इसका मतलब ये हुआ प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में फोर्स, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में फोर्स और न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में फोर्स वो हमेशा समान रहती है ना। तो नाभिक के अंदर जितने भी कण हैं, चाहे वो प्रोटॉन हो चाहे न्यूट्रॉन हो, उन सबके बीच में बल होता है आकर्षण का, ठीक है। तो वो कणों की प्रकृति के ऊपर निर्भर नहीं करता। इंपॉर्टेंट है ये, एग्जाम में कई बार पूछा गया, नाभ के बलों की विशेषताओं का उल्लेख करो, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है। ओके, आज इतना ही लेते हैं, कल इससे आगे इस चैप्टर को और आगे बढ़ाएंगे। आप लोग मेहनत करिए। कोई बात नहीं समझ में आती है तो आप अपना क्वेश्चन जो है व्हाट्सएप नंबर के ऊपर सेंड कर सकते हैं। चलिए ठीक है, ओके, गुड डे।